हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट 3, जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल, उसके बाद बायोमोलिकुल्स, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इससे नीट में एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन पूछाया जाता है। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, सेल से। तो आपने जो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि सेल क्या है ना। जब 11th में क्या है, जो एनसीईआरटी का जो डिफिनेशन है सेल का, उसमें डिफिनेशन उसने क्या दिया है कि सेल इज द फंडामेंटल और क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है फंक्शनल। और किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है, जिसे हम सेल बोलते हैं। तो आप देखो नीचे, उसके बाद हम लोग फिर आते हैं पीछे, इस पे इसके डिफिनेशन क्या कहता है। बेसिक आप स्ट्रक्चर देखो, एक क्या है, एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और ये एक एनिमल सेल का क्रॉस सेक्शन है। प्लांट सेल्स में यूनिकनेस क्या होता है कि यहाँ एक सेल वॉल होता है, वैक्यूल्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल में ये सारी चीज़ें एब्सेंट होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट कॉमन होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ये बेसिक इनके स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एक जब सेल्स है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेंट्रोजोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोजोम है, गोल्जी बॉडी है और कुछ न्यूक्लियस, ये और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है, जो दोनों में कॉमन है ना, प्लांट और एनिमल सेल में। तो ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर एक सेल का हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन उस चीज को बोलते हैं जो इसके बाहर चारों तरफ ऐसे कवर किया हुआ है। उसके बाद न्यूक्लियस है, इम्पोर्टेंट मटेरियल, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिसमें कि ये सारे सेल अंदर वाले जो चीज़ है ना, इसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये सारे चीज़ें क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। तो स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके सेल में ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उस सारे स्ट्रक्चर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी सेल्स में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। डीएनए का क्या काम होता है, ये एक इनहेरिटेबल मटेरियल है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस का काम है, उसी तरह से जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, एटीपी बनाना है। और एटीपी सेल्स को क्या देता है, एनर्जी देता है। राइबोसोम और गोल्जी बॉडी ये सब का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम है। तो ये सारे जो इनके फंक्शन एक्सक्यूज मी, जितने जो ये सारे जो फंक्शंस है सेल्स का, सेम फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी करेगा। इसी को बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये हुआ कि जो सेल्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी जो सेल्स होंगे उसमें होंगे। और जो भी फंक्शन जो फंक्शन सेल कर रहा होगा, सेल ऑर्गेनल्स कर रहे होंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी करेंगे। मतलब जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आई होप समझ में आपको आया होगा। उसके बाद देखो मैंने नीचे लिखा था, साइज ऑफ ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है ना। 10 से 20 माइक्रोमीटर का एक यूकैरियोटिक सेल्स का साइज होता है। इसमें अब देखो कि जब ये साइज होता है तो क्या होता है कि हमारा जो आई है वो सिर्फ जो है 100 माइक्रोमीटर का ही रिजोल्यूशन होता है। तुमने शायद फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ते टाइम पढ़े हुए कि जो आई का रिजोल्यूशन है वो 100 माइक्रोमीटर ही है। मतलब अगर 100 माइक्रोमीटर से चीज़ें नज़दीक हो जाएगी तो हमारा आई उसको देख नहीं सकता है। तो सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर है, हमारा आँख देख नहीं सकता है। इसके लिए देखने के लिए क्या चाहिए, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होता है, एम्पलीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होता है। और जिस साइंस में हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजी का ब्रांच में सेल के बारे में, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी।
तो अब देखो जो माइक्रोस्कोप है, तुम्हें हमें बताया कि जो सेल का साइज है, सेल का साइज क्या है, 10 से 20 माइक्रोमीटर एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल के साइज होते हैं। तो ये जो 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज होता है, आग से तो दिख नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या था, जैकेरिस जॉनसन एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि ग्लास मैग्नीफाई करके एक सिंपल ग्लास माइक्रोस्कोप बनाने का कोशिश किया, जिससे एम्पलीफिकेशन 100 टाइम्स बढ़ जाता था। तो उसके ग्लास माइक्रोस्कोप को लेके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड प्लांट सेल के खोज किया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड प्लांट सेल को देखा लाइट माइक्रोस्कोप में, और उन्होंने ही सबसे पहले नाम सेल किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। उसके बाद वो क्या था, डेड सेल था। उन्होंने सेल क्यों नाम दिया कि जब उन्होंने एक डेड सेल को लिया, स्लाइस ऑफ कॉर्क को, और जब उन्होंने देखा तो हनी कम लाइक स्ट्रक्चर था, मतलब जो मधुमक्खी होते हैं वो बीज होते हैं उनमें जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो कॉम में, उसी तरह के उनको स्ट्रक्चर देखा। तब उन्होंने देखा तो देखा कि जो सेल होता है, जैसे प्रिजनर जहाँ रहते हैं जेल में, उनके भी छोटे छोटे सेल बने होते हैं। वो मॉन्क जहाँ रहता है वहाँ भी छोटे छोटे कमरा रूम बने होते हैं, उसको बोलते थे सेल। इसलिए रॉबर्ट हुक ने इसी मॉन्क के बेसिस पर जो छोटे छोटे हनी कॉम जैसे रूम बने थे, उसी के नाम पर उन्होंने टर्म दिया सेल। आपसे पूछा जाए क्या हु क्वाइंड द टर्म सेल, आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सबसे पहले क्या देखे थे, प्लांट सेल के देखे थे। ल्यूवेन हुक सबसे पहले लिविंग एनिमल सेल्स को देखे थे। ल्यूवेन हुक सबसे पहले क्या देखे थे, लिविंग सेल जो एनिमल सेल था। लेकिन सबसे पहले सेल किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, और नाम दिया था सेल, और रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल को देखा था। तो अब जो रॉबर्ट हुक ने जो भी प्लांट सेल को देखा कि एक कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, डेड सेल है, उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी डेड हो गया है, एक बाल से कवर है, इस सारा को उन्होंने एक किताब में लिखा, जिस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। और ये जो बुक हुआ पब्लिश हुआ 1665 में। पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया किसने लिखा है, तो आंसर होता है रॉबर्ट हुक। और इस किताब में किस बारे में बताया गया है, तो रॉबर्ट हुक ने जो प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखे थे उसके बारे में बताया गया। अब उसी टाइम पे दूसरे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने एक ऑर्किड प्लांट लिया, उसके रूट में उन्होंने देखा कि जो सेल है, सेल के अंदर एक और कुछ डेंस स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर पर। उन्होंने इस डेंस स्ट्रक्चर का नाम दिया न्यूक्लियस। उसके बाद उसी टाइम पे एक दूसरा साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डुजार्डिन। उन्होंने क्या किया कि सेल के अंदर देखा कि एक लिक्विड सबस्टांस है, मतलब सेल के अंदर उनको एक विस्कस लिक्विड ऐसे सबस्टांस दिखा। इन्होंने इस सबस्टांस का नाम क्या दिया, सार्कोड दिया। फिर जो सार्कोड था उसका नाम चेंज कर दिए पुरकिंजे ने, और बोला कि भाई वो जो सार्कोड है वो प्रोटोप्लास्ट है। अब पुरकिंजे याद आया, पुरकिंजे कहाँ क्या होता है, पुरकिंजे नर्व फाइबर भी होता है और हार्ट में भी होता है पुरकिंजे फाइबर, और फिर पुरकिंजे फाइबर ने प्रोटोप्लास्ट का नाम भी दिया। तो ये था डिस्कवरी ऑफ सेल की स्टोरी कि रॉबर्ट हुक ने किस तरह से डेड प्लांट सेल को देखा है, ल्यूवेन हुक ने एनिमल सेल को पहले देखा, फिर रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया बुक में लिखा, फिर जो डुजार्डिन थे उन्होंने जो है सेमी फ्लूइड था सेल के अंदर, उसका नाम सार्कोड दिया, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लास्ट दिया। ये था डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में। दो और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए सेल बायोलॉजिस्ट, उसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे और सेल बायोलॉजिस्ट थे, एक थे सिल्डेन एंड श्वान। तो जो मैथियस सिल्डेन थे ये जर्मन बोटेनिस्ट है। क्वेश्चन आता है कि बताओ सिल्डेन बोटेनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे। तो याद रखना कि जो सिल्डेन थे एक प्लांट बोटेनिस्ट थे, जर्मन के थे, और जो स्वान थे वो एक एनिमल थे, जो एनिमल बायोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। और तो जो सिल्डेन थे वो प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके सेल के बारे में। तो इन्होंने बोला सिल्डेन ने कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बनता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनता है। और ये मिल के इन्होंने ये क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑफ द प्लांट बनाता है। ये बात किसने बोला, ये सिल्डेन ने बोला। 1838 में जर्मन बोटेनिस्ट थे और प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे।
जो दूसरा साइंटिस्ट थे वो थे थियोडर श्वान। उन्होंने 1839 में, एक साल बाद, वो क्या कर रहे थे, वो एनिमल सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे और उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जो याद करिए पूछता है एग्जाम में। इन्होंने दो बात बोला कि जो सेल के बाहर एक आउटर लेयर होता है, उन्होंने सेल के बाहर क्या होता है, एक आउटर लेयर होता है। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म नहीं दिया, हम लोगों ने बाद में उसको हम लोग मान लें कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उन्होंने सिर्फ बोला कि एक सेल के बाहर एक आउटर लेयर होता है। ठीक है, स्वान का दो बातें था, एक था कि आउटर लेयर होता है, और ये जूलॉजिस्ट होने के बाद भी इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि प्लांट सेल के बाहर एक प्लांट सेल वॉल होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, जो सिल्डन थे, बोटेनिस्ट थे, उन्होंने नहीं बोला कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होता है। एक कौन बोले थे, श्वान ने बोला था कि प्लांट सेल के बाहर एक प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है और सेल के बाहर एक आउटर लेयर होता है। सिल्डे ने बोला था कि जो प्लांट होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है, और स्वान ने बोला था कि जो एनिमल सेल्स है ये भी एनिमल जो है, एनिमल का जो बॉडी होता है ये भी एनिमल सेल से बनता है। ये दोनों मिलके इन्होंने प्रपोज किया कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। इस चीज को कहा गया सेल थ्योरी। जो सिल्डन एंड स्वान थे 1939 में प्रपोज किया कि जो एनिमल और प्लांट का बॉडी है वो बनता है सेल से, और जो सेल के प्रोडक्ट होते हैं उससे, इसको कहा गया सेल थ्योरी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर ये बॉडी बनता है तो एक सेल से तो बनेगा नहीं, ढेर सारे सेल से मिलके बनता है, मतलब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। इन्होंने ये नहीं बताया, ये बोला इन्होंने कि एनिमल और जो प्लांट है वो बनता है सेल से। अब कैसे एक सेल से इतना बड़ा बनता है इन्होंने नहीं बताया। हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन्होंने ये बात को नहीं बोला। लगभग 15 साल बाद रुडोल्फ वर्चाउ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पैथोलॉजिस्ट थे, पोलिस पैथोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या बोला कि जो सेल्स है, सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको एक लैटिन टर्म है ओमनी सेलुला ए सेलुला, जिनको इपीग्राम कहता है। इपीग्राम का मतलब हुआ कि ऐसे कोई प्रोवर्स कह देना और फिर वो रिकॉर्डेड हो जाए एक बुक की तरह, एक कोटेशन की तरह। तो उन्होंने, रुडोल्फ वर्चाउ ने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको इपीग्राम भी बोलते हैं, इपीग्राम टर्म बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो नया सेल बनता है वो पुराना सेल से बनता है। यहाँ से आइडिया लगा कि रुडोल्फ वर्चाउ जो है ये बोलना चाह रहे हैं कि सेल डिवाइड करता है। मतलब सिल्डन एंड स्वान ने बोला था कि कोई भी एनिमल और प्लांट है वो का जो बॉडी है वो सेल से बनता है और सेल प्रोडक्ट से बनता है। रुडोल्फ वर्चाउ ने बोला कि सेल डिवाइड करता है। तो इन्होंने दोनों को जो हाइपोथेसिस था सिल्डन एंड स्वान को, उसमें ये बात को उन्होंने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो दो बातें बनी वो हुआ सेल थ्योरी, उसको बोला गया। तो पहला तो यही था सेल थ्योरी, और वर्चाउ ने बोला कि सेल डिवाइड करता है। तो बेसिकली सेल थ्योरी क्या था, सेल थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्या होता है आगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि जितने सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मतलब न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई नो ये जो पहला पॉइंट था ये सिल्डन एंड स्वान ने बोला था, और ये जो सेकेंड पॉइंट था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, रुडोल्फ वर्चाउ 1955 में बोला था। ये दोनों को बोलते हैं सेल थ्योरी। तो 1855, ऑलमोस्ट 200 साल पहले इतना ही इंफॉर्मेशन था, ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। अभी जो मॉडर्न बायोलॉजी है, मॉडर्न साइंस है, बायोलॉजी, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग गया है। तो उसमें लोगों ने कुछ जोड़ा है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। लेकिन फंडामेंटल फीचर्स तो यही दोनों पॉइंट रहेगा। तो दोनों क्या रहेगा, ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला था कि कंपोज्ड ऑफ सेल्स,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे मान लो कि प्लांट है, प्लांट में 3 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, है ना, कोलेंकाइमा होता है, पेरेंकाइमा होता है, मेस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं। उसी तरह से एनिमल में भी होता है, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। इसी तरह से ईच सेल इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस बताया था। उसके बाद वह जो श्वान थे उन्होंने बोला था कि सराउंडेड बाय आउटर लेयर, वो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और उन्होंने बोला था कि सेल वॉल से होता है। मतलब इसमें ये जो 2 पॉइंट था, ये तो वही वाली पॉइंट थी, लेकिन जो सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने जानकारी के बाद ऐड कर दिया कि भाई जो सेल होगा उसमें न्यूक्लियस होंगे, वो घिरा होगा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और बाहर अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा। ये तो सेकंड पॉइंट ही है, न्यू सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये वाली पॉइंट है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल फीचर का, वो है कि द सेल्स आर बेसिकली ये लाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इसका मतलब हुआ कि अगर सेल्स कहीं का भी हो, उसमें जो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म हो रहे हैं, उसका जो केमिस्ट्री है, मैकेनिज्म है, वो सेम होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और द सम टोटल ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल्स। दैट मीन्स कि ये अगर कोई सेल में एक्टिविटी हो रहा है या कैटाबोलिज्म हो रहा है या एनाबोलिज्म हो रहा है, सारे उसका जो एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म का होगा वो सेल के जो कंस्टिट्यूएंट मेटाबॉलिज्म है उसके सम होगा। तो ये फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी था। इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट बात है सेल थ्योरी का, जिसमें है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है कि अब बहुत सारे हम लोग को इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिसेंट रिसर्च से, रिसेंट टेक्नोलॉजी से। तो वो जो 2 पॉइंट था, फर्स्ट जो सेल थ्योरी का, एक था क्या कि ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड फ्रॉम द सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। दूसरा क्या था कि सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पर वही मॉडर्न सेल थ्योरी में रह गया कि बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब नया पॉइंट एक क्या जुड़ा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ईच सेल्स इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब क्या होगा कि उसमें लाइसोजोम्स होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा अगर प्लांट है तो इस तरह से ऑर्गेनल से बनते हैं। इस सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेल होगा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, द सेल्स ऑर्गेनल्स कैन नॉट डू सो। तो जो सेल ऑर्गेनल्स है इसमें मान लो कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, लैब में इसको हम ग्रो करवा सकते हैं, सेल्स को भी करा सकते हैं सेल के साथ साथ। Cells belong to different region of the same organism are fundamentally similar in their structure। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स का हो, कहीं भी ऑर्गेनिज्म में हो, हार्ट में हो, लंग्स में हो, ब्रेन में हो, बेसिक उसके सेल ऑर्गेनल्स और मेटाबॉलिज्म सेम होगा। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स बिकॉज एक्टिविटी ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड इन द सेल्स। जो लाइफ होता है सिर्फ सेल्स में ही होता है, एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स, क्योंकि जो एक्टिविटी होता है मतलब जो केमिकल रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, वो सिर्फ सेल्स में होता है। सेल्स गेट मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसे सेल मॉडिफाई हो जाता है, एग्जांपल देखो प्लांट के केस में सिव सेल्स है, ह्यूमन के केस में आरबीसी सेल्स है, ये सारे क्या मॉडिफाइड सेल्स हैं। फिर जो ब्रेन सेल्स में कुछ सेल्स होते हैं, गिलिया सेल्स, ये सब क्या हो मॉडिफाइड सेल्स हैं, लेकिन सबका जो बेसिक एक्टिविटी होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा, वो सेम होगा। तो ये है मॉडर्न सेल थ्योरी। अब जो सेल थ्योरी के कुछ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि उसमें न्यूक्लियस होगा, अपना मशीनरी होगा, सेल एक्टिविटी करेगा, लेकिन जो वायरस है, वायरस में कुछ भी अपना नहीं होता, इसमें कोई भी सेल मशीनरी नहीं होता, बट इट बी कंसिडर वायरस एज ए ऑर्गेनिज्म। कुछ कुछ हम लोग बोले थे कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, सिनोसिटिक होता है, जैसे कुछ जो है राइजोबियम इसका एग्जांपल्स होता है।
प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। उसी तरह से जैसे आरबीसी है, सिव ट्यूब सेल्स है, ये सब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन जो सेल थ्योरी क्या कहता है कि न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा और उसमें अपना सेल मशीनरी होगा। तो ये जो वायरस है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल्स है, प्रोकैरियोटिक है, आरबीसी है, ये सब क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शंस है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल से रिलेटेड, वो है सेल का साइज। तो जो सेल का साइज है वो क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि सेल अगर ग्रो हो रहा है तो ग्रो होते 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 बहुत बड़ा होगा। एक सर्टेन टाइम पर क्या है, सेल को डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन आता है कि जो सेल का साइज है वो कौन डिटरमाइन करता है और कैसे डिटरमाइंड होता है। तो हाउ एंड हु डिटरमाइन द सेल साइज, और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो सेल साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, याद रखना, ए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसी रेशियो भी बोलते हैं। और अगर ऐसे भी एक क्वेश्चन में दिया हो कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइडेड और अपॉन साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ दैट सेल, तो जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है इज द मेन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट और फैक्टर फॉर द सेल साइज। अगर मान लो कि सेल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म इसके अंदर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस भी बढ़ा होगा। तो जो एनसी रेशियो है, ए एनसी रेशियो अगर मान लो कि 1 से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो ए माइलोमा के केस हो जाता है, कैंसरस हो जाता है। मतलब ये दोनों को एक पर्टिकुलर रेशियो में रहना चाहिए, और अगर नहीं है तो सेल्स क्या होता है, या तो अनकंट्रोल्ड वॉल्यूम में बढ़ने लगता है या अनकंट्रोल्ड डिवाइड होने लगता है। तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो और शुड बी इक्वल टू 1। अगर लेस देन हो रहा है, इसका मतलब कि न्यूक्लियस का साइज घट रहा है, वॉल्यूम, तो इसका मतलब सेल छोटा होते जा रहा है। इस कंडीशन में भी ये डेंजरस है और डिजीज कॉज करेगा, और अगर हाई है तब भी डिजीज कॉज करेगा। तो इसलिए जो ए इसके रेशियो अगर 1 से ज़्यादा या कम होने लगता है तो सेल डिवाइड करने लगता है, प्लांट और एनिमल के केस में। उसी तरह से जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। जितना भी फिजिक्स में पढ़े हुए कि सरफेस एरिया जितना छोटा होगा, स्मॉलर द साइज लार्जर द सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो सेल्स को इजिली डिफ्यूज करने में, इसका जो फूड है, न्यूट्रिशन है, सेल्स को लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा, एब्जॉर्ब कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को और बेस्ट प्रोडक्ट को। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अब ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, तो अगर कोई भी सेल्स है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई है तो सेल फास्ट डिवाइड करेगा, छोटा होगा। एबिलिटी ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट टू पास आउटसाइड, अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स के अंदर है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वो पास अगर बार बार कर रहा है, मतलब सेल क्लीन हो रहा है, तो वो क्या होगा, सेल एक्टिवली डिवाइड करेगा, छोटा होगा। अगर मान लो कि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन का या जो न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल है ये अपने सेल्स के अंदर इजिली पहुंचा सकता है। उसी की तरह मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स है, हाइयर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस कंट्रोल बेटर सेलुलर एक्टिविटी। इस तरह से जो सेल साइज है ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड होते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो स्मॉलेस्ट सेल्स होता है। माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल पीपीएलओ है, या जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है वो माइकोप्लाज्मा का एक एग्जाम्पल्स है। उसमें से उसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया 2 to 5 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी याद रखना, आरबीसी का जो डायमीटर होता है 0.7 माइक्रोमीटर होता है, और नर्व सेल हम लोग में लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। और एक टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, और वायरस जो है 0.2 माइक्रोमीटर इसका साइज है, और पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। अब देखो जो सेल, ये तो था, तो अभी तक हम लोग पढ़े सेल थ्योरी के बारे में, सेल कैसे डिस्कवर हुआ, और सेल के साइज के बारे में
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फिर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ये सारे जो दिए हुए हैं ये सारे वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। आपको